सुखिया के हाथ की पथी कच्ची ईंट पकने के लिए भट्टे में लगाई जा रही थी। भट्टे के गलियारे में झरोखेदार कच्ची ईंटों की दीवार देखकर सुखिया आत्मिक सुख से भर गया था। देखते ही देखते हजारों ईंटें भट्टे के गलियारे में समा गई थीं। ईंटों के बीच खाली जगह में पत्थर का कोयला, लकड़ी, बुरादा, गन्ने की बाली भर दिए गए थे। असगर ठेकेदार ने अपनी निगरानी में हर चीज़ तरतीब से लगवाई थी। आग लगाने से पहले भट्टा मालिक मुख्तार सिंह ने एक एक चीज़ का मुआयना किया था। 24 घंटे की ड्यूटी पर मज़दूरों को लगाया गया था, जो मोरियों से भट्टे में कोयला, बुरादा आदि डाल रहे थे। भट्टे का सबसे खतरे वाला काम था मोरी पर काम करना। थोड़ी सी असावधानी भी मौत का कारण बन सकती थी। भट्टे की चिमनी धुआं उगलने लगी थी। यह धुआं मीलों दूर से दिखाई पड़ जाता था। हरे भरे खेतों के बीच गहरे मटमैले रंग का यह भट्टा एक धब्बे जैसा दिखाई पड़ता था। मानो और सुखिया महीना भर पहले ही इस भट्टे पर आए थे, दिहाड़ी मजदूर बनकर। हफ्ते भर का काम देखकर असगर ठेकेदार ने सुखिया से कहा था कि सांचा ले लो और ईंट पाथने का काम शुरू करो। 1000 ईंट के रेट से अपनी मजदूरी लो। भट्टे पर लगभग 30 मजदूर थे जो वहीं काम करते थे। भट्टा मालिक मुख्तार सिंह और असगर ठेकेदार सांझ होती ही शहर लौट जाते थे। शहर से दूर दिन भर की गहमा गहमी के बाद यह भट्टा अंधेरी की गोद में समा जाता था। एक कतार में बनी छोटी छोटी झोपड़ियों में टिमटिमाती डिबरियां भी इस अंधेरे से लड़ नहीं पाती थी। दड़बे नुमा झोपड़ियों में झुककर घुसना पड़ता था, झुके झुके ही बाहर आना होता था। भट्टे का काम खत्म होते ही औरतें चूल्हा चौका संभाल लेती थीं। कहने भर के लिए चूल्हा चौका था। ईंटों को जोड़कर बनाए चूल्हे में जलती लकड़ियों की चिटपिट जैसे मन में पसरी दुश्चिंताओं और तकलीफों की प्रतिध्वनियां थीं। जहाँ सब कुछ अनिश्चित था, मानो अभी तक इस भट्टे की जिंदगी से तालमेल नहीं बैठा पाई थी। बस सुखिया की जिद के सामने वह कमज़ोर पड़ गई थी। सांझ होती ही सारा माहौल भाएं भाएं करने लगता था। दिन भर के थके हारे मजदूर अपने अपने दड़बों में घुस जाते थे। सांप बिच्छू का डर लगा रहता था, जैसे समूचा जंगल झोपड़ी के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है। ऐसे माहौल में मानो का जी घबराने लगता था। लेकिन करे भी तो क्या? ना जाने कितनी बार सुखिया से कहा था मानो ने, अपने देश की सूखी रोटी भी परदेश के पकवानों से अच्छी होती है। सुखिया के मन में एक बात बैठ गई थी, नर्क की जिंदगी से निकलना है तो कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। मानो की हर बात का एक ही जवाब था उसके पास। बड़े बूढ़े कहा करे हैं कि आदमी की औकात घर से बाहर कदम रखने पे ही पता चले है। घर में तो चूहा भी सूरमा बना रहे। कांधे पर यूं लंबा लठ धरने चलने वाले चौधरी शहर में सरकारी अफसरों के आगे सीधे खड़े ना हो सके हैं। बुढ़ी बकरियों की तरह मिमियाए हैं और गांव में किसी गरीब को आदमी भी न समझे हैं। सुखिया की इन बातों से मानो कमज़ोर पड़ जाती थी। इसीलिए गांव देहात छोड़कर वे दोनों एक दिन असगर ठेकेदार के साथ इस भट्टे पर आए थे। पहले ही महीने में सुखिया ने कुछ रुपए बचा लिए थे। कई बार गिनकर तसल्ली कर ली थी। धोती की गांठ में बांधकर अंटे में खोस लिए थे। रुपए देखकर मानो भी खुश हो गई थी। उसे लगने लगा था कि वह अपनी जिंदगी के ठर्रे को बदल लेगी। सुखिया और मानो की जिंदगी एक निश्चित ठर्रे पर चलने लगी थी। दोनों मिलकर पहले तगारी बनाते, फिर मानो तैयार मिट्टी लाकर देती। इस काम में उनके साथ एक तीसरा मजदूर भी आ गया था। नाम था जसदेव। छोटी उम्र का लड़का था। असगर ठेकेदार ने उसे भी उनके साथ काम पर लगा दिया था। इससे काम में गति आ गई थी। मानो भी अब फुर्ती से सांचे में ईंटें डालने लगी थी, जिससे उनकी दिहाड़ी बढ़ गई थी। उस रोज़ मालिक मुख्तार सिंह की जगह उनका बेटा सूबे सिंह भट्टे पर आया था। मालिक कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चले गए थे। उनकी गैर हाजिरी में सूबे सिंह का रौब दाब भट्टे का माहौल ही बदल देता था। इन दिनों में असगर ठेकेदार भीगी बिल्ली बन जाता था। दफ्तर के बाहर
एक अर्दली की ड्यूटी लग जाती थी, जो कुर्सी पर उकड़ू बैठकर दिन भर बीड़ी पीता था, आने जाने वालों पर निगरानी रखता था। उसकी इजाज़त के बगैर कोई अंदर नहीं जा सकता था। एक रोज़ सूबे सिंह की नज़र किसनी पर पड़ गई। 3 महीने पहले ही किसनी और महेश भट्टे पर आए थे। 5-6 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। सूबे सिंह ने उसे दफ्तर की सेवा टहल का काम दे दिया था। शुरू में किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया था, लेकिन जब रोज ही गारे मिट्टी का काम छोड़कर वह दफ्तर में रहने लगी तो मजदूरों में फुसफुसाहटें शुरू हो गई थीं। तीसरे दिन सुबह जब मजदूर काम शुरू करने के लिए झोपड़ियों से बाहर निकल रहे थे, किसनी हैंडपंप के नीचे खुले में बैठकर साबुन से रगड़ रगड़ कर नहा रही थी। भट्टे पर साबुन किसी के पास नहीं था। साबुन और उससे उठते झाग पर सबकी नज़र पड़ गई थी, लेकिन बोला कोई कुछ भी नहीं था। सभी की आंखों में शंकाओं के गहरे काले बादल घेर आए थे। कानाफूसी हल्के हल्के शुरू हो गई थी। महेश गुमसुम सा अलग अलग रहने लगा था। सांवले रंग की भरे पूरे जिस्म की किसनी का व्यवहार महेश के लिए दुखदाई हो रहा था। वह दिन भर दफ्तर में घुसी रहती थी। उसकी खिलखिलाहटें दफ्तर से बाहर तक सुनाई पड़ने लगी थी। महेश ने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह जिस राह पर चल पड़ी थी वहां से लौटना मुश्किल था। भट्टे की जिंदगी भी अजीब थी। गांव बस्ती का माहौल बन रहा था। झोपड़ी के बाहर जलते चूल्हे और पकने खाने की महक से भट्टे की नीरस जिंदगी में कुछ देर के लिए ही सही ताजगी का एहसास होता था। ज़्यादातर लोग रोटी के साथ गुड़ या फिर लाल मिर्च की चटनी ही खाते थे। दाल सब्जी तो कभी कभार ही बनती थी। शाम होते ही हैंडपंप पर भीड़ लग जाती थी। जिस्म पर चिपकी मिट्टी को जितना उतारने की कोशिश करते, वह और उतना ही भीतर उतर जाती थी। नस नस में कच्ची मिट्टी की महक बस गई थी। इस महक से अलग भट्टे का कोई अस्तित्व नहीं था। किसनी और सूबे सिंह की कहानी अब काफ़ी आगे बढ़ गई थी। सूबे सिंह की अर्दली ने महेश को नशे की लत डाल दी थी। नशा करके महेश झोपड़ी में पड़ा रहता था। किसनी के पास एक ट्रांजिस्टर भी आ गया था। सुबह शाम भट्टे की खामोशी में ट्रांजिस्टर की आवाज़ गूंजने लगी थी। ट्रांजिस्टर वह इतने ज़ोर से बजाती थी कि भट्टे का वातावरण फिल्मी गानों की आवाज़ से गमक उठता था। शांत माहौल में संगीत लहरियों ने खनक पैदा कर दी थी। कड़ी मेहनत और दिन रात भट्टे में जलती आग के बाद जब भट्टा खुलता था तो मजदूर से लेकर मालिक तक की बेचैन सांसों को राहत मिलती थी। भट्टे से पकी ईंटों को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया था। लाल लाल पक्की ईंटों को देखकर सुकिया और मानो की खुशी की इंतहा नहीं थी। खासकर मानो तो ईंटों को उलट पुलट कर देख रही थी। खुद ही के हाथ की पथी ईंटों का रंग ही बदल गया था। उस दिन ईंटों को देखते देखते ही मानो के मन में बिजली की तरह एक ख्याल कौंधा था। इस ख्याल के आते ही उसके भीतर जैसे एक साथ कई कई भट्टे जल रहे थे। उसने सुकिया से पूछा था, एक घर में कितनी ईंटें लग जाती हैं? बहुत, कई हजार। लोहा, सीमेंट, लकड़ी, रेत अलग से। उसके मन में ख्याल उभरा था। उसे तत्काल कोई आधार नहीं मिल पा रहा था। वह बेचैन हो उठी। उसे खामोश देखकर सुकिया ने कहा, चलो काम शुरू करना है। जसदेव बाट देख रहा होगा। सुकिया के पीछे पीछे अनमनी ही चल दी थी मानो, लेकिन उसके दिलो दिमाग पर ईंटों का लाल रंग कुछ ऐसा छा गया था कि वह उसी उलझन में उलझकर रह गई थी। झिंगुरों की झिनझिन और बीच बीच में सियारों की आवाज़ें रात के सन्नाटे में स्यापन घोल रही थी। थके हारे मजदूर नींद की गहरी खाइयों में लुढ़क गए थे। मानो के ख्यालों में अभी भी लाल लाल ईंटें घूम रही थीं। इन ईंटों से बना हुआ एक छोटा सा घर उसके जहन में बस गया था। यह ख्याल जिस शिद्दत से पुख्ता हुआ था, नींद उतनी ही दूर चली गई थी। दूर किसी बस्ती से हल्के हल्के छनकर आती मुर्गे की बांग
रात के आखिरी पहर के एहसास के साथ ही मानो की पलकें नींद से भारी होने लगी थी। सुबह के ज़रूरी कामों से निपटकर जब सुकिया ने झोपड़ी में झांका तो वह हैरान रह गया था। इतनी देर तक मानो कभी नहीं सोती। वह परेशान हो गया था। गहरी नींद में सोई मानो का माथा उसने छूकर देखा। माथा ठंडा था। उसने राहत की सांस ली। मानो को जगाया। इतना दिन चढ़ गया है, उठने का मन नहीं है। मानो अनमनी सी उठी। कुछ देर यूं ही चुपचाप बैठी रही। मानो का इस तरह बैठना सुकिया को अखरने लगा था। आज क्या बात है? जी तो ठीक है। मानो अपने ख्यालों में गुम थी। मन की बात बाहर आने के लिए छटपटा रही थी। उसने सुकिया की ओर देखते हुए पूछा, क्यों जी? क्या हम इन पक्की ईंटों का घर नहीं बना सकें? मानो की बात सुनकर सुकिया आश्चर्य से उसे ताकने लगा। कल की बात वह भूल चुका था। सुकिया ने गहरे अवसाद से भरकर कहा, पक्की ईंटों का घर 2-4 रुपए में ना बनता है। इतने ढेर से नोट लगे हैं घर बनाने में। गांव में गांठ में पैसा नहीं है। चले हाथी खरीदने। महीने भर में जो हमने इतनी ईंटें बना दी हैं, क्या अपने लिए हम ईंट ना बना सके हैं? मानो ने मासूमियत से कहा, यह भट्टा मालिक का है। हम ईंटें उनके लिए बनाते हैं। हम तो मजदूर हैं। इन ईंटों पर अपना कोई हक ना है। सुकिया ने अपने मन में उठते दबाव को महसूस किया। इन ईंटों पर हमारा कोई भी हक ना है? क्यों? मानो ने ताज्जुब भरी कड़वाहट से कहा। उसके अंदर बवंडर मचल रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद मानो बोली, हर महीने कुछ और बचत करें, ज़्यादा ईंटें बनाएं, तब भी अपना घर नहीं बना सकते। अपने भीतर कुलबुलाते सवालों को बाहर लाना चाहती थी मानो। इतनी मजदूरी मिलती कहाँ है? पूरे महीने हाड़ गोड़ तोड़ के भी कितने रुपए बचे? कुल 80। एक साल में 1000 ईंटों के दाम अगर हमने बचा भी लिए तो घर बनाने लायक रुपया जोड़ते जोड़ते उम्र निकल जागी, फिर भी घर न बन पाएगा। सुकिया ने दुखी मन से कहा, अगर हम दिन रात काम करें तो भी नहीं। मानो ने उत्साह में भरकर कहा, बावली हो गई है क्या? चल उठ, चल काम पे जाना है। टेम ज़्यादा हो रहा है। ठेकेदार आता ही होगा। आज पूरब की टांग काटनी है लगार के लिए। सुकिया मानो के सवालों से घबरा गया था। उठकर बाहर जाने लगा। कुछ भी करो, तुम चाहो तो मैं रात दिन काम करूंगी। मुझे एक पक्की ईंटों का घर चाहिए। अपने गांव में लाल सुर्ख ईंटों का घर। मानो के भीतर मन में हजार हजार वसंत खिल उठे थे। सुकिया और मानो को एक लक्ष्य मिल गया था। पक्की ईंटों का घर बनाना है, अपने ही हाथ की पक्की ईंटों से। सुबह होते ही काम पर लग जाते हैं और शाम को भी अंधेरा होने तक जुटे रहते हैं। ठेकेदार असगर से लेकर मालिक तक उनके काम से खुश थे। सूबे सिंह किसनी को शहर भी लेकर जाने लगा था। किसनी के रंग ढंग में बदलाव आ गया था। अब वह भट्टे पर गारे मिट्टी का काम नहीं करती थी। महेश रोज रात में नशा करके मन की भड़ास निकालता था। दिन में भी अपनी झोपड़ी में पड़ा रहता था या इधर उधर बैठा रहता था। किसनी कई कई दिनों तक शहर से लौटती नहीं थी। जब लौटती, थकी, निढाल और मुरझाई हुई। कपड़ों लत्तों की अब कमी नहीं थी। उस रोज़ सूबे सिंह ने भट्टे पर आते ही असगर ठेकेदार से कहा, मानो को दफ्तर में बुलाओ, आज किसनी की तबीयत ठीक नहीं है।